अस्सलाम वालेकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। 7 अक्टूबर को हमास के रॉकेट हमले का निशाना बनने वाले काबिज सेहूनी रियासत के साहिली शहर बीर शीबा में अनजाने खौफ के बावजूद जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई है, लेकिन मलबे का ढेर बने गजा को जमीनी कार्रवाई से पहले हमले तेज करने की इसराइल की नई धमकी का सामना है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर टायर वकार खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब तक शहादतें सर 4385 हो चुकी हैं। इसराइल ने मजीद हमले तेज करने का ऐलान कर दिया है। क्या ये जंग सिमटने की तरफ जानी चाहिए थी या फिर अब मजीद फैल रही है अब ये? जी, जंग के लिए तो सबकी दुआ थी कि ये जल्दी ख़त्म हो लेकिन आई थिंक जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ये कोई आज की पॉलिसी नहीं है। ये 1948 से दाइवा पॉलिसी है इजराइल की, और जिसमें फ़लस्तीनियों को एक घास से तशबीह दी गई कि घास जैसे बड़ी हो उसको मो डाउन कर दिया है। सो दैट इज़ आई थिंक कंसिस्टेंट पॉलिसी। अफसोसनाक चीज़ ये है कि एक तरफ कंसिस्टेंट बैकिंग है यूएस की, वेस्ट की और इवन इंडिया की। आज आई थिंक जो बाइडन ने ऐलान किया है कि 105 अरब डॉलर की इमदाद के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कांग्रेस को इजराइल के लिए, और दूसरी तरफ जो है टोटल 20 ट्रक अलाउ किए गए हैं। वो भी बहुत बड़ा एहसान किया गया, जो शायद 20,000 लोगों के लिए भी काफ़ी नहीं है गजा में, जहाँ पे 22 लाख लोगों की जानें स्टेक पे लगी हैं। तो एक तरफ कंसिस्टेंट पॉलिसी है ऑपरेशन की, डिस्ट्रक्शन की इजराइल और वेस्ट की, और एक तरफ कंसिस्टेंट पॉलिसी है जिसको फ़लस्तीनी कहते हैं कि बेसिकली नॉन स्पोर्ट जो है वो भी कंसिस्टेंट रही है इस्लामिक वर्ल्ड से, OIC से स्पेशली। ठीक है, इनके करारदादे भी पेश होती हैं, उसमें मजम्मत भी की जाती है, लेकिन फिजिकल स्टेप्स नहीं लिए जाते। और दैट्स व्हाई आई थिंक 7 अक्टूबर को फिर उन्होंने डिसाइड किया जी कि वॉर को हम इसराइल में लेके जाएंगे, और तब जाके शायद आलमी ज़मीर भी बेदार हो, और कम से कम OIC में ऑन ग्राउंड जो है स्ट्रीट में काफ़ी इस्तराब भी है, प्रोटेस्ट भी। आज मैं देखा था बोस्निया हर्जेगोविना में हुए हैं, नाइजीरिया में हुए हैं, यूरोप में हो रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान है, इराक है, यमन में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट एहतजाज तो हो रहे हैं, लेकिन जो है वो जंगबंदी अभी तक नहीं हो पा रही। हम अपने नाज़रीन को एक मैप भी दिखाना चाहेंगे, एक नक्शा दिखाना चाहेंगे, और ब्रिगेडियर साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए इस नक्शे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, कौन कौन से एरियाज हैं, कहाँ पर जंग लगी हुई है, किन मसाइल का सामना है, जियोग्राफिकली ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। जी, जो मैप है बेसिकली ये मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता था। गजा का तो लोगों को काफ़ी क्लियर है बिकॉज की तो लाइव वीडियोस आ रही हैं। वेस्ट बैंक जनरली समझा जाता है पाकिस्तान में कि शायद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की कोई गवर्नमेंट है और वहाँ पे यानी उनको काफ़ी आसानी, हालांकि बिल्कुल उल्टा है। वेस्ट बैंक जो है इसके अंदर अगर आप नक्शा जो देख रहे हैं इसमें कुछ ब्लू एरियाज आपको नजर आएंगे। टोटल ये है जहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी किसी हद तक काम करती है। इसमें 8-10 शहर हैं, लाइक जनीन है, तुलकरम है, नाबलूस है, रामल्ला, इसी तरह बैतुल मुकद्दस है और बैतलहम। तो ये बेसिकली एक मिस नोबर है कि शायद वेस्ट बैंक वाले बड़े कंफर्टेबल हैं। उसके बाद कुछ ग्रीन एरियाज आपको नजर आएंगे, वो बेसिकली विलेजेस हैं, और रेस्ट ऑफ 60 से 70% इधर इज ऑक्युपाइड बाय इजराइल या उनके सेटलर्स हैं वहाँ पे। तो वो बेसिकली कैंपों में मैसूर है। और आज की यही भी खबर है कि वेस्ट बैंक में जो है जनीन में अल अंसार मॉस्क को हिट किया गया। बहाना ये बनाया गया जहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं और उसको डिमोलिश, उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज। इसका मतलब है कि गजा की डिस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है मोस्ट प्रॉब्ली वेस्ट बैंक का है। जो महमूद अब्बास साहब हैं जो उसकी अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, वो बेसिकली जॉर्डन से ऑपरेट करते हैं। तो ये आई थिंक मिस नंबर क्लियर होना चाहिए था कि वेस्ट बैंक में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है ना, बेचारे वो उनकी शायद हालत जो है वो गजा से भी बदतर है। सो दैट इज द टोटल पैलेस्टाइन की जो बात होती है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, अब तो मसाजिद पे भी अटैक होना शुरू हो गया, जैसे कि आपने भी जिक्र किया। मगरबी किनारे में एक मस्जिद पर मिसाइल हमला किया गया, वहां पर चाहते भी हुई है। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे सर। इस वक्त हम देख रहे हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस तमाम तर मामले पर प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं हुकूमतों की एक अपनी ही लाइन है। इस फर्क की आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पब्लिक सेंटिमेंट जो है अमूमी तौर पे जो आलमी राय आमा है उसकी हमदर्दियां फ़लस्तीनियों के साथ हैं और वो तशवीश और गम गुस्से का इजहार कर रही है इसराइल के जबर इस्तबदाद के खिलाफ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता दूसरी जो तस्वीराती हकीकत है वो ये है कि जिन ममालिक के माशी, सियासी और दिफाई रवाबित और डिपेंडेंस मगरबी ताकतों के साथ हैं और वो इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं,
तो ऑब्वियसली उन रियासतों की हुकूमतें जो हैं वो खुल के तो इसराइल की मजम्मत नहीं कर रही और ना कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले रही हैं तशवीश के इजहार के अलावा। देखिए अभी जो गजा की पट्टी का जो रास्ता खुलता है मिस्र की जानिब, वहां से 20 ट्रक इमदादी सामान के लाए गए हैं और आप जानते हैं कि रोजाना तकरीबन ये जो 22 लाख आबादी है फ़लस्तीनियों की गजा में, वो तकरीबन 500 ट्रक रोजाना इस जंग से पहले क्रॉस करते थे। तो ये जो 20 ट्रक हैं ये तो एक दिन भी 20,000 लोगों की भी जरूरियात पूरी करने के लिए काफी नहीं है। असल में जो इस वक्त बारगेन होगा वो इस बात, अब ये जो 20 ट्रक भी गए हैं ये इसमें कतर ने अपना रोल प्ले किया है बैक चैनल में, डिप्लोमेसी में मिस्र, अमेरिका और इसराइल के दरमियान। कि आपको याद होगा कि 2 अमेरिकी शहरियों को हमास ने आज़ाद किया है कल, जिसके रिटर्न में इन्होंने ये 20 ट्रक अलाउ किए हैं। लेकिन अब इसीलिए हमास ने तकरीबन 200 के करीब जो इसराइलियों को कैदी बनाया है। अब फ्यूचर में जो रिलीफ के हवाले से निगोशिएशन होंगी वो इसी हवाले से होंगी कि अगर हमास कुछ कैदी छोड़ने पे रजामंद होता है तो उसके रिटर्न में शायद इसराइल कोई टेम्पररी रिलीफ दे। लेकिन जहां तक जंग बंदी का सवाल है, ना तो कोई आलमी फोरम, अक़वाम मुत्तहिदा या मगरबी ताकतें कोई भी जंग बंदी के ऊपर तो जोर भी नहीं दे रही और फ्रेंकली स्पीकिंग इसराइल के ऊपर कोई सफारती दबाव नहीं है कि वो जंग बंदी करे। लेकिन मोहम्मद अली साहब, अमेरिका की जो इसराइल नवाज पॉलिसी है उससे मशरिक़ वस्ता में आप समझते हैं अमरीकी असासे खतरे में है? क्योंकि हमने देखा है कि इराक में अमरीकी बेस पर जंगियों ने हमला भी किया है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात की आपने। देखें 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि इराक और शाम में अमरीकी बेसिस पे ड्रोन अटैक्स हुए हैं और इसीलिए अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अब वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, पैट्रियट और थिएटर हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, वो अब मूव कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में कोई बैलिस्टिक मिसाइल या रॉकेट अटैक्स उनके बेसिस पे होते हैं उसके दिफा के लिए। अलबत्ता जो असल सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त इशू है वो ये है कि अगर ज़मीनी हमला करती है इसराइली फौज गजा के अंदर तो मुमकिन है कि हिजबुल्लाह भी जो है वो ज़्यादा एक्टिवली शुमाल से एक महाज खोल ले और जंग का जो दायरा है वो फैल जाए। लेकिन अमेरिका ये कोशिश कर रहा है इसराइल को ये बावर कराने की कि वो अपनी जो मिलिट्री एक्शन का दायरा इख्तियार है वो सिर्फ गजा तक महदूद रखे, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह भी इस जंग में शामिल हो गया तो फिर ये जंग लंबी भी चलेगी और ये दीगर जो अमरीकी मफादात हैं और बेसिस हैं वो भी निशाना बन सकते हैं इस खित्ते में। बिल्कुल, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया ब्रिगेडियर साहब। अब हम देख रहे हैं अमेरिका की पॉलिसी बड़ी दोगली है। अब यूक्रेन और इसराइल पर दोनों पे जो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड हमें सामने आ गया है। आप समझते हैं दुनिया बड़ी खामोश बैठी हुई है और जो इसराइल ने जंगी जराइम को कमिट किया है और उनकी खिलाफ वर्जी की है, तो आप समझते हैं कि इसराइल पर पाबंदी लगनी चाहिए और लग भी सकती है? जी, डिज़ायर हो सकती है, लगनी चाहिए भी, और बाय एंड लार्ज आई थिंक इस पे रशियन रिस्पांस भी आया है। जो आप बात करें, टोनी ब्लिंकन ने आई थिंक जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तो उसमें, बल्कि चल रही है, ये कहा था जी कि अगर आप उनका पानी बंद करते हैं या गैस बंद करते हैं तो ये बेसिकली इस जेनोसाइड, और इस तरफ जो है जस्टिफाई करें। आज भी बाइडन ने फिर कहा कि जी ये बेसिकली टेररिज्म के अगेंस्ट एंड वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल। इसी तरह बरतानवी लेट्स से प्राइम मिनिस्टर है, उसने भी इस तरह सपोर्ट की है। सो जंग बंदी के लिए तो मेनली आई थिंक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही है, अगर वो एक नुक्ते पे पहुंचती है, विच आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसमें डिवीजन है, 3 पावर्स एक तरफ हैं और 2 एक तरफ हैं। बाकी जो एक्सपेंशन ऑफ वॉर है दैट कुड बी आई थिंक वन फैक्टर, जिसमें जो मुतहारत ग्रुप हैं वो अगर इसके अंदर आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आप कह लें कि शवाहिद मिल रहे हैं। इसमें 4 बड़े ग्रुप्स हैं अदर दैन लेट्स से हमास। इसमें एक तो जो है हिजबुल्लाह है नॉर्थ में, देन जो है अंसारुल्लाह जो यमन से ऑपरेट करते हैं, हूती लेट्स से जो मिलिटेंट्स हैं उनकी, और उनके पास काफ़ी रॉकेट फोर्सेस भी हैं। इस तरीके से इराक के अंदर अगेन देर आर ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर जो है किसी हद तक वेस्ट बैंक में एक लॉयंस डेंज या लॉयंस ब्रिगेड कहलाता है, अगर वो एक्टिवेट होता है तो ये 4 ग्रुप्स हैं। तो इस मीन्स के ये नॉन स्टेट एक्टर्स अगर एंटर हो जाते हैं तो फिर काफ़ी एक्सपैंड हो, पूरे पेनिनसुला को लग सकती है आग जो है, बिकॉज इसमें 2 बड़े चोक पॉइंट्स हैं। यू हैव स्टेट ऑफ हॉर्मज ऊपर है और एक साइड पे फिर आपकी स्विस कैनाल और रेड सी और बाबल मंदब है जो यमन वगैरह को नीचे की तरफ बॉर्डर करता है। और इन 2 जो बड़े पैसेजेस हैं इसके अंदर से ऑलमोस्ट 50% ऑफ ग्लोबल ऑयल
और 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड फ्लो करता है। इट कैन स्टार्ट अफेक्टिंग जो है बेसिकली बिल्डिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द वेस्ट। लेकिन मुझे अमेरिका की बिल्कुल समझ नहीं आती कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और टास्क फोर्स उन्होंने रवाना की है कि ये क्या हिंट कर रहे हैं। डू दे वांट कि इस तरह आग लगी रहे और मशरक़ वस्ता जो है बेसिकली भस्म हो जाए, शायद ये उनका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ये है कि इजराइल को जो बेसिकली इस वक्त एक फुल फ्लेजेड टेररिस्ट स्टेट बन चुकी उसको आप बैकअप करें अगेंस्ट द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी अदर देन द वेस्ट। आई वुड से डेवलपिंग वर्ल्ड में, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया, मिडल ईस्ट, एशिया में बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। तो ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं? अनफॉर्चुनेटली दुनिया जब बात कर रही थी कनेक्टिविटी की, उसमें ये लड़ाई हुई है। मेन थिंग यही है कि अगर फ़लस्तीनियों को आप उनका हक दे देते हैं तो सारी चीज़ें सेटल हो सकती हैं। लेकिन आई थिंक इनको शायद अक्ल नहीं है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा मोहम्मद अली साहब, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में हमने ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अहम तजवीज़ दी थी, वो ये थी कि इकनॉमिक बायकॉट कर दिया जाए। ये अरब ममालिक जितने भी हैं अगर इकनॉमिक बायकॉट कर दें तो इसराइल पर प्रेशर डाला जा सकता है, उसको इस बात पे मजबूर किया जा सकता है कि कम से कम जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीनी लोग हैं, उन तक इमदाद पहुंच पाए। हम देख रहे हैं जैसे कि आपने भी जिक्र किया था कि सिर्फ 20 ट्रकों को इजाज़त दी गई है और डेली 500 ट्रकों की उनको ज़रूरत होती है। तो ये कमोबेश अगर देखा जाए तो ये 3% बनता है जो कि इमदाद उन्हें पहुंच पा रही है। इतना बड़ा इंसानी अलमिया, इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए अब? जी देखिए, मैंने कहा देखें जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं इस जंग के, इसका जो सिफारती एस्पेक्ट है उसमें भी आपको कोई ख़ास पेशरफ नज़र नहीं आ रही। इंसानी जो सूरत हाल है वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा रोज़ाना ख़राब होती जा रही है। लेकिन जहाँ तक इस बात का दारोमदार है कि इसराइल के ऊपर दबाव डाला जाए, तो इस वक्त दो वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं हकीकत पसंदाना अंदाज में कहता हूँ कि इसके इम्कानात कम हैं। एक तो ये है कि जो नेतन्याहू साहब हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, वो खुद भी बतदरीज जो है वो इसराइल के अंदर सियासी हलकों में गैर मकबूल हो रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि वो इंटेलिजेंस फेलियर भी है और वो दिफा में भी नाकाम रहे हैं हमास की जानिब से। और दूसरी जानिब सदर बाइडन के ऊपर भी दबाव अमेरिका से बढ़ रहा है और आप जानते हैं कि वहाँ भी इलेक्शन आने वाले हैं। तो इस वक्त मैं अगर आपको फ्रेंकली कहूं कि सदर बाइडन का जो इसराइल का दौरा था वो कोई अमन के लिए या जंग बंद कराने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी री इलेक्शन की कैंपेन का आगाज था कि ताकि वो जूइश लॉबी को ये बावर करा सकें कि देखें मैं इसराइल की मदद कर रहा हूं। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह कि उन्होंने कल रात को 10.6 अरब डॉलर की मजीद दिफाई इमदाद इसराइल के लिए यूएस कांग्रेस से रिक्वेस्ट की है। तो बेसिकली वो अपना सियासी फ्यूचर ये समझते हैं कि इसराइल को हेल्प करके इस जंग में वो जूइश लॉबी की सपोर्ट ले सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में। और यही सूरत हाल बेंजामिन नेतन्याहू की है कि चूंकि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि वो इंटेलिजेंस फेलियर भी था और साथ में वो दिफा का निज़ाम मुस्तहकम नहीं बना सके और वो फेल हुए हैं, तो अब वो अपनी खजालत मिटाने के लिए मजीद जुल्म सतम का सहारा ले रहे हैं बजाय। तो इस वक्त मुझे नजर नहीं आता कि आलमी सतह पे कोई ऐसी ताकत हो जो कि इसराइल को जुल्म सतम रोकने पे मजबूर कर सके, सिवाय इसके कि दिफाई एतबार से, जिस ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि दीगर जो मुताहरिब कुव्वतें हैं जो हमदर्दी रखती हैं हमास से या इसराइल के मुखालिफ हैं, वो नए महाज खोलने जिसके नतीजे में इसराइल की जो दिफाई कुव्वत है वो हमास और फलस्तीनियों के बजाय मुंतशिर हो जाए और 3-4 महाजों पे उनकी तवज्जो मबजूल हो सके। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि इसी पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगा, आप क्या समझते हैं जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी क्या मजबूरी है? देखिए ओआईसी का इजलास भी कर लिया, यूनाइटेड नेशंस में भी, कौमी सलामती में भी ये मामला चले गया, लेकिन जो टारगेट से जो मुतालिबात थे वो तो पूरे नहीं हुए, ना तो जंगबंदी हुई, ना तो इमदाद की इजाज़त मिली। तो अरब कंट्रीज़ की क्या मजबूरी है, वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं इन्हें? जी, इसमें आई थिंक एक तो जो इमीडिएट नेबरहुड है इसराइल की, वहाँ ज़्यादा जिम्मेदारी है, लाइक मिस्र की सबसे ज़्यादा। बिकॉज कैंप डेविड अकॉर्ड का ये मतलब नहीं था कि आप जो है बेसिकली एट्रॉसिटीज़ देखेंगे अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस और आप चुप रहेंगे। इसी तरीके से जॉर्डन है, जो हाशमाइद किंगडम ऑफ जॉर्डन, बेसिकली उनके पास कुंजियाँ हैं बैतुल मुक़द्दस की और उनकी ज़िम्मेदारी भी है। और अगर आप फ़लस्तीनी भी देखें तो वहाँ पे वेस्ट बैंक के अलावा काफ़ी ज़्यादा जॉर्डन में सेटल्स, देयर इज़ स्ट्रीट पे प्रेशर भी है। फिर सीरिया आ जाता है जो वॉर से तो काफ़ी इफेक्ट हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट कि उनके ऊपर अभी भी अटैक्स हुए हैं इसराइल की तरफ से, हमने कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं देखा। सो इसका मतलब, और फिर आ जाता है लेबनान में बेसिकली हिजबुल्ला, आप कह लें एक नॉन स्टेट एक्टर है जो वहाँ से प्रेशराइज कर सकते। तो ये इमीडिएट पेरिफेरी है जो अगर मिलिट्री प्रेशर या इकोनॉमिक प्रेशर डालती है
तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और ये पहले हुआ भी था, आपको याद है जब पहले इंतफादा हुई या नकबा हुआ तो उसमें तमाम अरब कंट्रीज ने मिलकर लड़ा था। उस वक्त इराक की भी आई थिंक फोर्सेज मूव की थी, सो इसराइल पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा था। फिर दो बड़ी जंगें हुई 67 में और 73 में, लेकिन जो अमन का फिर सफ़र शुरू हुआ उसमें इट वॉज एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन। फिर आ जाती है आपकी आउटर पेरिफेरी, जिसमें मिडल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज़ हैं जिनके पास आई वुड से रिसोर्सेज भी हैं और किसी हद तक जो अब्राहम एकॉर्ड का भी हिस्सा बनने जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इज मीना रीजन, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका है, इसके अंदर लिबिया तो खुद डिस्ट्रॉय हुआ है, बट देन यू हैव ट्यूनिस, अलजायर है, बट डेफिनेटली दे आर पार्ट ऑफ द अरब लीग। तो ये आई थिंक इमीडिएट, फिर उसके बाद बाकी इस्लामिक वर्ल्ड, लेकिन जो फिजिकली कनेक्टेड है आई थिंक सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है, बिकॉज दे कैन ऑलवेज प्रेशराइज। अभी इसकी मजबूरियाँ तो आपके सामने हैं, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब शुरू तो यही था, फिर कॉरिडोर्स की बात हुई अब्राहम एकॉर्ड में कि शायद ये तीनों मजहबों को कंबाइन करके एक पीस की तरफ जाएं, लेकिन इजराइल ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आई थिंक नाउ अरब लीडरशिप इज़ ऑल्सो रियलाइजिंग कि इसका बजाय खातिर ख्वाह फ़ायदा होने के बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और कम अज़ कम फ़लस्तीनी कॉज तो सामने आई, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ फ़लस्तीनियन। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी 5000 को टच कर रही हैं कैजुअल्टीज़, और वेस्ट बैंक में भी जाती है तो बहुत ज़्यादा है। So I think now it's basically job of those neighbors, and then comes basically the outer periphery. और जिस तरह मेंशन हो रहा है कि मुतहारब ग्रुप अभी अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो शायद फिर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अरब वर्ल्ड पे भी आ जाएगा। साफ ज़रा उनके ऊपर से मिसाइल जाके हिट करते हैं इसराइल को, तो ये वॉर बहुत ज़्यादा स्टार्ट अफेक्टिंग द एंटायर रीजन। इसमें ईरान का भी एक बड़ा क्रिटिकल रोल है, बिकॉज जो मुतहारब ग्रुप से इनके लिंक्स भी हैं और किसी हद तक सपोर्ट रही है कि वो क्या रोल प्ले करते हैं। सो ऑल टोल्ड आई थिंक सैनिटी जो है प्रिवेल करनी चाहिए, और इसमें इस्लामिक वर्ल्ड और स्पेशली अरब वर्ल्ड को आई थिंक फिजिकल पार्ट प्ले करना चाहिए। इसमें वन कुड बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड को और अरब वर्ल्ड को इसमें फिजिकली पार्ट प्ले करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर वकार खान साहब और सलील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस्लाम मामले पर बात कर रहे थे। नाज़रीन, हर गुजरते रोज़ संगीन से संगीन होता जा रहा है मसला फ़लस्तीन। आलमी अमन के लिए ये मसला अब नासूर बन चुका है। नाजायज़ कब्जे से शुरू होने वाली इस दास्तान का अंजाम कार क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन फ़िलहाल गज़ा की साहिली पट्टी और इसके मजबूर, महकूर और बेबस मकीन आज की महज़्ज़ब दुनिया के मुंह पर एक तमाचा है। आलमी अखलाकियात के चार्टर के लिए एक ताज़ियाना है। नई अपडेट्स के साथ कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।